झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। झारखंड सीजीएल 2022 का आज मैं पेपर 1 को डिस्कस करने वाला हूं। हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको पता है 60 क्वेश्चन आएगा और आपको आज का टॉपिक देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश, ठीक है, यानी कि पैसेज का क्वेश्चन होगा। आपको पता है कि पैसेज 30 नंबर का पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पैसेज को देखने वाले हैं। आपको पता है हिंदी और इंग्लिश जो है तो आपका क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हो तो आगे आपका कॉपी जांच नहीं होगा। वीडियो गया पार्ट नंबर 5 रहने वाला है। पार्ट 4 तक जाके आप लोग रिवाइज कीजिए। बहुत लोग रिवाइज कर रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा जरूर होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनसीन पैसेज, ठीक है। और आप लोग बोल रहे थे झारखंड का न्यू लोगो, तो 15 अगस्त 2020 का हमारा नया लोगो, पहले जो 4 जे के बीच में जो अशोक चक्र था उसको मतलब तो रिप्लेस करके इसको ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। तो यह आपका नया लोगो है। तो चलिए आज से नया लोगो लगा दिया आप लोगों के रिकमेंडेशन के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पार्ट नंबर 5। और आज पहले समझते हैं कि अपठित गद्यांश में होता क्या है। अपठित गद्यांश देने का मेनली पर्पस आप एग्जामिनर का ये होता है कि आपका रीडिंग स्किल कैसा है, कोई चीज़ आपको पढ़ते कैसा है, उसके बाद उसको समझते कैसे हैं। अगर कोई चीज़ आपको दिया जा रहा है तो आप उसको पढ़कर अंडरस्टैंडिंग कितना कर रहे हैं, और उसके बाद जो पढ़ लिया आपने, समझ लिया, तो उसके बाद एक्सप्लेन आप कितना कर पा रहे हो। तो अपठित गद्यांश देने का मेन पर्पस यही होता है। कहीं भी आप बड़े ऑफिस में जाइएगा तो आप लोग मान लेते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचेगा, तो वहाँ पर किसी अगर भाषण वगैरह मुख्यमंत्री का आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल जो क्या होना चाहिए, सही सब होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्किल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और एक बात और, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि हमको तो हिंदी समझ ही में नहीं आता है। कैसे ऐसे चलेगा भाई, हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। हिंदी से डरोगे ना तो पता है क्या होगा, हिंदी जहाँ जहाँ भागोगे पीछे डंडा लेके दौड़ते जाएगा, ठीक है। जब तक तुम मतलब उससे भागना बंद नहीं करोगे तब तक रुकेगा नहीं। तो कोई भी चीज़ से भागना नहीं है, ठीक है, डंडा लेके खड़ा रहेगा मारने के लिए। तो जो चीज़ से पीछे भागिएगा, आपके पीछे पीछे वो दौड़ के आएगा, तो किसी से भागना नहीं है, उसको यार ओवरकम करो, ठीक है। कैसे इसको ठीक करना है इस पर बात किया जाए, ठीक है। हमको नहीं आता है तो सीख जाना है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपका कमी होगा कहीं ना कहीं लाइफ में आपको सताएगी। बात समझ में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश देखिए आप लोग समझिएगा, इसमें पैसे देगा आपको, और देखिए जनरली क्वेश्चन उस पर बेस्ड देगा। और लेकिन करता क्या है, कभी कभी ना आपको ग्रामर का यानी कि व्याकरण का भी पोर्शन जो है से कभी कभी डाल देता है, ठीक है। जैसे आज का मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ उसमें कुछ कुछ ग्रामर का ही पोर्शन डाला हुआ है। तो ऐसे मतलब हर एक पैसेज में आपको या जो अपठित गद्यांश होता है उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत मतलब ज़्यादा चांस यही है, ठीक है, कि मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपठित गद्यांश। समझ चुके हैं क्या होता है अपठित गद्यांश और कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे हम लोग। तो चलिए ये एक अपठित गद्यांश है। देखिए निम्नलिखित में गद्यांश को पढ़कर उस सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले इस हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आराम से इसको पढ़ लेना है और इसका मीनिंग को अच्छा से समझ लेना है। पैसे ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा रटना नहीं है, लेकिन हाँ उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन घुस आएगा वो वाला आपको थोड़ा सा समझने वाला बात तो होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकृति के बारे में बात कीजिए। प्रकृति मानव की शिक्षक है। बताया जा रहा है कि प्रकृति क्या है, मानव का टीचर है। प्रकृति हम लोग को क्या करती है, बहुत कुछ सिखाती है। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ, तो कोरोना वायरस हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ डिस्टर्बेंस करते रहते हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। ओके, अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने आप को मैनेज करती है। सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित भावना की है। तो क्या बोला कि सबसे बड़ी शिक्षा है कि स्वार्थ रहित भावना, यानी कि हम लोग को अगर किसी को हेल्प करना है तो उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है कि हम हेल्प कर रहे हैं तो हमको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हमको स्वार्थ नहीं देखनी है। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है, परंतु बदले में हम क्या देते हैं। तो यही बोलना चाह रहा है कि आप तो अपना स्वार्थ देखते रहते हैं, प्रकृति तो अपना सब कुछ दान कर देती है। आपको क्या क्या नहीं ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, पता नहीं कितना गंदगी फैला रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन उसके बदले में प्रकृति को आप क्या दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं आप नहीं ना। तो इसका मतलब है कि प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती है, प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती है, यानी कि स्वार्थ रहित भावना से हमको हेल्प करती है। प्रकृति हमें जीवन यापन की सुविधाएं देता है। बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पर क्या रहने के लिए घर देता है, ठीक है, पीने के लिए पानी देता है, सुविधाएं देती है, और हम उसका संरक्षण एवं सेवा संभाल भी सही रूप से नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि उसको हम ठीक से सहज भी नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि आजकल एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है कि हम देखिएगा कि 2 माँ बाप जो है 100 बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन 100 बच्चे लोग मिलकर भी 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों है कि हमको प्रकृति सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, कुछ तो कर भी नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है, उसकी सुरक्षा भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस माँ ने जन्म दिया आज वही खतरे में है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं, उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं हम लोग, ठीक है, यानी उसका ख्याल नहीं रखते हैं। वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं। वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं हम लोग बारी बारी से। आप लोगों को पता है वन का अंग्रेजी फॉरेस्ट होता है।
फॉरेस्ट का फुल फॉर्म किसको किसको मालूम है पता? फॉरेस्ट का फुल फॉर्म बताइए तो एफ से होता है, देखिएगा एफ फूड होता है, ठीक है, ओ से ऑक्सीजन होता है, इसी तरह से इसका फॉरेस्ट का फुल फॉर्म होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा थोड़ा सा। और हाँ एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में बताऊँ या भी बता दूँ, बाद में भूल जाऊँगा। फॉरेस्ट मतलब होता है वन ना, तो फॉरेस्ट को यह देखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो वहाँ से इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है ना, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बीच बीच में जो चीज़ें आती है मैं वहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है। फॉरेस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और उसको जो है से फॉरेस्ट को संघ सूची से लेकर उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया, मतलब अब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। फॉरेस्ट को याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, पता है ना, मिनी क्वेश्चन कहा जाता है इसको, इंदिरा गांधी के टाइम में जो हुआ था। 7 शेड्यूल है ना, याद रखिएगा, 3 लिस्ट है उसमें, तो एक बीच में आ गया तो बता दिया आपको। अब देखिए पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाए जा रहे हैं। पेड़ काटकर आप क्या करते हैं? पेड़ काटकर आप क्या करते हैं? बहुत सारा परिसर, मतलब बहुत सारा फील्ड वगैरह बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं और व्यापारिक स्थल बना रहे हैं, यानी कि अब व्यापार करने का जगह बना रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि इस प्रकार के संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह को हमेशा से काटते रहेंगे अंधाधुंध, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट अगर उसका कटाई होता है, कटिंग होता है, यानी कि डिफोरेस्टेशन होता है, तो एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति अपनी पुनर्पूर्ति को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पुनर्पूर्ति लिखा जाता है ना, पुनर्पूर्ति, ठीक है। प्रकृति अपनी पुनर्पूर्ति स्वयं नहीं कर सकती है। देखिए अब नहीं कर सकती, अब स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ के समझा कीजिए। अब कर सकती है इसका मतलब है कि प्रकृति है से स्त्रीलिंग है, तो जब आप रीडिंग कोई चीज़ करते हैं तो ये सब चीज़ का खास ध्यान रखिए, यही चीज़ तो आपको एग्जाम में फंसाता है। अब कोई जगह प्रकृति स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो आप टेंशन में आ जाइएगा, तो अगर ध्यान से पढ़े होइएगा तो आराम से इसको क्वेश्चन को आराम से करके ले जाइएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं कर सकती जो वर्ड है ना, यहीं से पकड़ा जाएगा ये, ठीक है, तो समझ चुके हैं, तो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो कर सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, यार ऐसे ऐसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन आपको अभी, यह कार्य हमारे कंधों पे है, हमारे क्या कंधों पे है? हमारा कर्तव्य है कि हम वन वर्धन करें। वन वर्धन का मतलब होता है वनों की वृद्धि करें, ताकि प्रकृति से प्राप्त साधनों की कमी हमारी भावी पीढ़ी को न झेलनी पड़े। यानी कि अभी अगर मान लेते हैं कि पेड़ वगैरह अंधाधुंध काटेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी भावी मतलब आगामी पीढ़ी, यानी कि आने वाली पीढ़ी क्या हो जाएगी? उससे वंचित रह जाएंगे। आपको पता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पता है कि नहीं पता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है भाई 2015 से लेकर 2030 तक, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें कि 169 टारगेट टोटल है, ठीक है। उसको अचीव करना है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ कुछ डाला गया है, ठीक है। तो ये सब टोटल 17 गोल है और टोटल टारगेट 169 है। तो यहाँ से देखिएगा कि हम लोग को क्या करना है? सतत पोषणीय विकास, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग, यानी कि हम लोग को विकास तो करना है। क्या करना है? विकास तो करना है, लेकिन हमको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होगा तो उसमें क्या किएगा कि हम लोग का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। बात समझ में आ गया? क्या करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। तो ये सब चीज़ हम लोग इसी कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या करें? प्रकृति को बचा सके, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, तो यहीं से समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग को बहुत जरूरी है कि अपना जो प्रकृति है उसको बचा के रखें, उसको बर्बाद न करें, ठीक है। तो चलिए अब इतना चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक उपयुक्त है और एक उपयुक्त है। तो उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, और उपयुक्त मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित मतलब उचित, उचित मतलब जो प्रॉपर है, सही है, उसको उपयुक्त बोलते हैं और उपयुक्त बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या होगा? प्रकृति और हम, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति और जीवन, या प्रकृति का महत्व। देखिए किसी भी गद्यांश का शीर्षक यानी कि टाइटल खोजने के लिए जो चीज़ के बारे में पैसेज बात करेगा, ठीक है, बार बार उस चीज़ के बारे में बात आएगा, तो समझ जाइएगा कि वही उसका शीर्षक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ से प्रकृति के संसाधन के बारे में बार बार बात की जा रही है। किसके बारे में? प्रकृति के संसाधन के बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक संसाधन। समझ में आ चुका है ना? बार बार उस वर्ड का यूज होगा और उसी पर पूरा बेस्ड रहेगा पैसेज आपका। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है आपका, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? तो प्रकृति हमें, देखिए सेकंड यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि हमें क्या करनी चाहिए? स्वार्थ रहित सेवा की भावना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वार्थ रहित सेवा। बोला है ना, स्वार्थ रहित। तो इस पैसेज इतना आसान होता है जी, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो कुछ टफ नहीं है, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा, आराम से बनते जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी, प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। यानी कि हम लोग को क्या करना है? सेवा तो करना है, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें निहित, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है। तो देखिए मनुष्य वनों को इसीलिए काट रहा है, देखिए औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने के लिए। तो यही सारा होता है, मनुष्य जो है से परिसर, होटल, भवन ये सब बनाने के लिए पेड़ को क्या करता है, काटता है। तो आंसर आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर 1 टन पेपर बनाना है, क्या बनाना है, 1 टन पेपर, तो 1 टन पेपर मतलब समझते हैं ना 1000 kg, तो उसमें 17 फुल ग्रोन यानी कि 17 ट्री को काटा जाता है, बड़ा पेड़ को। 1 टन पेपर के लिए 17 टोटल ट्री को काटा जाता है, समझे। तो देख सोच लीजिएगा, पेपर बर्बाद मत कीजिए, उसको बेच दीजिएगा, ठीक है, जलाइएगा मत, रिसाइकल हो जाता है पेपर, ठीक है। तो 1 टन अगर पेपर बनाने में क्या हुआ था, 17 को ट्री काट दिया जाता है, ठीक है। अब पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था। तो समझ चुके हैं ना, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। पुनर्पूर्ति, देखिए वर्ड जो था ना, ये बोला था ना कि सब वर्ड को देखिएगा। पुनर्पूर्ति में जो उपयुक्त उपसर्ग क्या है, तो देखिए पुनर्पूर्ति में जो है से अगर उपसर्ग देखिएगा तो इसका संधि विच्छेद कीजिए, पुनः प्लस पूर्ति, क्या हो गया, पुनः प्लस पूर्ति, तो क्या बन गया, पुनर्पूर्ति बन गया। मतलब पुनर्पूर्ति का अर्थ समझते हैं ना, पुनर्पूर्ति का मतलब फिर से उसको पूरा करना, अपने आप को, प्रकृति अपने आप को पूरा करती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पुनर्पूर्ति में क्या है, पुनः प्लस पूर्ति, तो इसमें उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले आता है, पता है ना, प्रत्यय बाद में आता है, तो इसमें पूर्ति प्रत्यय है और पुनः उपसर्ग है, समझ आ गया। तो यहाँ से पुनः हो जाएगा, आंसर आपका सी हो गया। तो यही मैं बोल रहा था कि पैसे जब देगा तो ग्रामेटिकल पोर्शन जरूर घुसाएगा आपको, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यह कहीं से लिया नहीं है। आप देखे होंगे कि जो झारखंड में एक बार जो है से पोस्टमैन का वगैरह का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसी का यह पैसेज है, ठीक है, मैं कहीं से उठाया ना हूँ, तो झारखंड का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ लीजिए, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो पुनः प्लस पूर्ति हो गया, और इसमें विसर्ग संधि है ना, पुनः प्लस पूर्ति, संधि 3 तरह का बताया था ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसी में से यहाँ से विसर्ग संधि का प्रकार हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर है। संधि विच्छेद में होता है कि आपका जो है से उसको वर्ड को तोड़ना रहता है, और इसमें एक वर्ड को तोड़ना रहता है। क्या करना रहता है, एक वर्ड को तोड़ना रहता है। तो औद्योगिक शब्द को समझिएगा, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक अगर होगा कहीं पे, ठीक है, देखिए औद्योगिक ऐसे भी लिखा जाता है, एक औद्योगिक ऐसे भी लिखेगा कहीं पे, औद्योगिक, ठीक है, औद हो गया ना, औद्योगिक, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं ना, दोनों सेम है। तो ये द टाइप का जो दिखता है ना आपका, वो द प्लस य से मिलकर बना होता है, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, द प्लस य से मिलकर बना होता है। तो चलिए वर्ण विच्छेद करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा व्यंजन वर्ण को हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो क जो आप लिखते हैं वो क प्लस अ होता है, तो कहीं भी क आएगा तो क हलंत प्लस अ मिलकर क बनेगा, तो इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। तो इस कहीं क ऐसा मीनिंग है तो ये आना चाहिए, क हलंत प्लस अ तब जाके क बनेगा। तो बात समझ आ गया ना। तो चलिए वर्ण विच्छेद अब देखते हैं कि एक वर्ड को औद्योगिक में औ एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। औ के साथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि औ एक खुद स्वर है, औ का पढ़े हैं ना, ओ तो खुद स्वर है, तो औ हो गया, प्लस में द लगा, ठीक है, तो द हलंत लग गया, फिर अ लग गया, ठीक है, क्या लग गया, य लग गया, य हलंत और ओकार, ठीक है, और फिर ग लगेगा, और छोटी की मात्रा है देख लीजिएगा यहाँ पे, और फिर क प्लस अ लग गया, तो औद्योगिक आपका आंसर हो जाएगा ए, औ द य औगिक, द प्लस य मिलके दो बनता है, ठीक है। तो यो औद्योगिक ऐसे बनेगा, द य प्लस ओ, तो हो गया यो, और ग में छोटी लगा तो हर्षिकार बन गया, और क प्लस अ मिलके क बन गया। तो औद्योगिक का क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। तो देख रहे हैं ना, तो इसी तरह के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं कि पैसेज देकर आपका कुछ कुछ आंसर्स, कुछ टाइटल और कुछ मतलब कुछ कुछ ग्रामेटिकल का पोर्शन वगैरह भी डाला जाता है इसमें। तो अच्छे से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। पैसेज में एक ही लिया था क्योंकि आज समय का बहुत इशू था, एक भी और वीडियो बनाया था, और मुझे और भी कोई पर्सनल काम हैं तो मैं चलता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक यू वेरी मच। बाकी लर्नर्स गाइड एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पैसेज कैसा लगा, इतना ही ईजी आएगा, ज़्यादा टफ लेने का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल दिया हूँ पेपर 1 और पेपर 3 का टेंशन अब छोड़ दीजिए, मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।